Greetings from ABS IT. I am Sakshi Malik, Assistant Professor in the Department of Computer Science and Engineering at ABS IT, Ghaziabad. Today we have reached at video number 5 for Software Engineering video lectures. इनसे पहले वाले lectures में हमने basics about the software study किया था. जस्ट पहले वाले लेक्चर की अगर हम बात करें तो हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल स्टडी कर रहे थे. हम सारे मॉडल स्पैन कर चुके हैं, लाइक वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, स्पाइरल मॉडल, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल एंड ऑल. तो ये बेसिक हम सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में अभी तक स्टडी कर चुके हैं. अब हम फेजेस की तरफ मूव कर रहे हैं. जो हमने मॉडल्स में फेजेस स्टडी किए हैं, अलग अलग फेजेस को गो थ्रू हम करते हैं और तब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं. तो उन एक एक फेजेस को अब हम उठाएंगे और यही एक एक फेजेस को पिकअप करके यूनिवर्सिटी, अगर हम एकेटिव सिलेबस की बात करें तो उसी से हमारे यूनिवर्सिटी का सिलेबस डिज़ाइन किया गया. फर्स्ट यूनिट इज ऑल अबाउट द बेसिक कंसेप्ट्स अबाउट सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर. फिर सेकेंड यूनिट जो फर्स्ट फेज आता है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, उसके रिगार्डिंग है पूरा. थर्ड यूनिट इज अबाउट द डिजाइनिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर. फोर्थ इज अबाउट द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड फिफ्थ यूनिट स्पैन्स द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर. तो अभी तक हम फर्स्ट यूनिट का पूरा जितना सिलेबस है वो कवर कर चुके हैं. Today we are moving on to the unit second. Second unit is about requirement engineering. सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस. अगर हम नाम देखें, सामने स्क्रीन पे विजिबल है. रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के नाम से स्पेसिफाइड है कि रिक्वायरमेंट जो है हमें उस पे काम करना है. रिक्वायरमेंट क्या होती है? कस्टमर ओरिएंटेड एक एंटिटी है. कस्टमर को हमारे सॉफ्टवेयर से क्या चीज़ें, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स डिजायरेबल है, उसको हम रिक्वायरमेंट बोलते हैं. अब रिक्वायरमेंट इज अबाउट कि कस्टमर को सॉफ्टवेयर से क्या चाहिए. रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस इज अबाउट कि रिक्वायरमेंट्स को हम कैसे प्रोसेस करते हैं एज अ होल. एक डायग्राम है सामने, इसमें पूरा इलैबोरेटेड है. सबसे पहले हमारे पास आता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट. प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज कि किस चीज के लिए हमें सॉफ्टवेयर बनाना है, ऐसी क्या प्रॉब्लम अराइज हुई है हमारे सामने जिसके लिए हमें सॉफ्टवेयर चाहिए. दैट इज नोन एज प्रॉब्लम स्टेटमेंट. इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जब हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की प्रोसेस में पास करते हैं तो इस प्रोसेस को स्पैन करने के बाद हमें फिर एसआरएस एक डॉक्यूमेंट मिलता है. अब ये पूरी इंजीनियरिंग की प्रोसेस हमें पढ़नी है इस यूनिट में. अब इस इंजीनियरिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें तो 4 फेजेस इसमें आते हैं. द फर्स्ट वन इज एलिसिटेशन, सेकेंड इज एनालिसिस, थर्ड वन इज डॉक्यूमेंटेशन एंड द फोर्थ इज रिव्यू. अब हम एक एक करके ये सारे फेजेस पढ़ेंगे, तब हमें पूरा क्लियर होगा कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस है क्या. बेसिकली अगर हम देखें तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज अबाउट गैदरिंग द रिक्वायरमेंट फ्रॉम the customer, gathering the very clear and specific requirement from the customer. एक्चुअली होता क्या है, जहाँ पर भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स या इनकंसिस्टेंसी या एम्बिग्विटी का फैक्टर आ जाता है. मतलब एक ही बात हम किसी और पर्सपेक्टिव से कहते हैं और सामने वाला इंसान किसी और पर्सपेक्टिव से इसको समझ सकता है. ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन एरर हम इसको कंसिडर कर सकते हैं. यही चीज़ हमारी आती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जब हम रिक्वायरमेंट फेज की बात करते हैं. सपोज हमें एक अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम बनवाना है, जो हम स्टार्टिंग से अपना एक बेसिक से एग्जांपल लेकर चल रहे हैं. तो कस्टमर ने बोला कि मुझे अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए. इतना बोल के उसने फाइनलाइज कर दिया कि मुझे ये चाहिए. अब डेवलपर एंड पे जो टीम है जो रिक्वायरमेंट देख रही है, उनमें अगर 4 कैंडिडेट्स हैं तो चारों ने उसको अलग अलग समझा होगा. अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम में एक ने सपोज समझा होगा कि हमें एब्सेंट और प्रेजेंट मार्क किया हुआ चाहिए, ए लिखा हुआ आना चाहिए, पी लिखा हुआ आना चाहिए. किसी सेकेंड पर्सन ने उसको इंटरप्रेट किया होगा कि रेड एंड ग्रीन कलर से हम उसको कलराइज कर दें, तो ऐसे हम बना के दे देते हैं कस्टमर को. किसी थर्ड पर्सन ने समझा होगा कि अटेंडेंस का परसेंटेज हम कैलकुलेट करके दे देते हैं एज पर द क्राइटेरिया प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी. तो मतलब जितने कैंडिडेट्स हैं उतना सबका पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, ये ह्यूमन नेचर है. तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को, इन इनकंसिस्टेंसीज को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास ये पूरा प्रोसेस आता है जिसको हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस बोलते हैं. इसमें होता क्या है कि एग्जैक्टली कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है. जैसे अभी हमने अटेंडेंस की बात की, तो अटेंडेंस को भी समझने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. तो वैसे ही जब कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट बताता है तो उसको समझने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. तो एक स्पेसिफाइड बिल्कुल हमें एक स्टेटमेंट चाहिए कि मुझे ये ही चाहिए.
तो ये रिक्वायरमेंट कस्टमर से गैदर करना, उसको एनालाइज करना, उसको डॉक्यूमेंट करना, और फिर लास्ट में सारी चीज़ें होने के बाद हम बनाते हैं SRS, दैट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन शीट हम बनाते हैं। ये SRS जो होता है ये एक तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह बिहेव करता है। ये एक पीस ऑफ पेपर है, उस पीस ऑफ पेपर पे सारी रिक्वायरमेंट्स हमारी नोट डाउन होती है, उस पर दोनों कॉन्सेंसस रीच होता है दोनों पार्टीज का, डेवलपर का भी और कस्टमर का भी, और ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट की तरह बिहेव करता है। अब SRS बनने के बाद कोई भी स्टेप बैक नहीं करेगा कि नहीं हमने ये नहीं बोला था या हमें ये नहीं चाहिए था। तो चीज़ों को फॉर्मलाइज करने के लिए, फॉर्मल मेथड में डॉक्यूमेंट करने के लिए हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं। अगर हम इसमें स्ट्रक्चर्ड वे में देखें तो सबसे पहले आता है एलिसिटेशन। एलिसिटेशन इज अबाउट गैदरिंग द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द कस्टमर। इसमें हम सिर्फ कस्टमर से बात करते हैं और एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं कि उनको क्या चाहिए, उनकी क्या डिमांड है। उसके बाद जो एलिसिटेशन मेथड से हमारे पास रिक्वायरमेंट्स गैदर, डेटा गैदर होकर आता है, उसको एनालाइज करते हैं कि उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट या इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होता है, मतलब SRS बन जाता है। यहाँ इस स्टेज पर SRS बन चुका होता है। अब SRS को दोबारा से फिर हम रिव्यू करते हैं। रिव्यू प्रोसेस होते हैं, उसमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो सीनियर एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स होते हैं, उनकी एक पूरी मीटिंग बैठती है और उसमें फिर रिव्यू किया जाता है कि इसमें तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि जैसा SRS बनेगा उसी के बेस पर फिर हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप होगा। तो अब एक एक करके सारी टेक्निक्स हम देखते हैं फर्दर। ये बेसिक था हमारा। हम रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन की अगर बात करें तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फेज है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट ही अच्छे से गैदर नहीं होगी, रिक्वायरमेंट पर ही हम अच्छे से काम नहीं करेंगे तो कभी भी सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं बनेगा, वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट फेज रिक्वायरमेंट ही माना जाता है। ऑब्वियसली कोडिंग, टेस्टिंग एंड ऑल आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फेजेस, बट सबसे प्राइमरी जो इंपॉर्टेंट फेज है वो और इनिशियल भी ऑब्वियसली वो रिक्वायरमेंट है। अब रिक्वायरमेंट में भी जो सबसे फॉरमोस्ट फेज हमारा माना गया दैट इज एलिसिटेशन। एलिसिटेशन इज अबाउट गैदरिंग द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द कस्टमर। तो एलिसिटेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे अगर हमें अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम बनवाना है, वही अपना बेसिक एग्जांपल जो हम स्टार्टिंग से लेकर चल रहे हैं, तो उसमें स्टेक होल्डर्स कौन होंगे, एक स्टूडेंट्स होंगे, फैकल्टी एंड स्टाफ मेंबर्स एंड एडमिन्स, जिनको हमें एडमिन अथॉरिटीज देनी है, ये सारे हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। तो सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन एसोसिएटेड है हमारे पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज करने के रिगार्डिंग, यूजर से कौन कौन एसोसिएटेड है। नेक्स्ट इज स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करने के बाद हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट फेज दैट इज आस्क रिलेवेंट क्वेश्चंस। जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे हम उनके फील्ड से स्पेसिफिक रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे अगर फैकल्टी से अगर हमें टीचर से पूछना है अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में, तो हम पूछेंगे कि आप क्या चाहते हैं कि कैसे आपको इंटरफेस मिले। ऑब्वियसली जो यूजर होते हैं वो इंटरफेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आपको कैसा इंटरफेस मिले अटेंडेंस मॉनिटरिंग का। वहीं अगर स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट से भी हम सेम क्वेश्चंस पुटअप करेंगे उनके पर्सपेक्टिव से कि आपको कैसा सिस्टम चाहिए, कि वो ज़्यादा मोबाइल फ्रेंडली हो, कैसा इंटरफेस होना चाहिए, दिस एंड दैट। मतलब जो जैसा स्टेक होल्डर है उसको वैसे अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब जो रिक्वायरमेंट की टीम होती है वो क्वेश्चंस पूछते हैं। थर्ड वन इज एनालाइज द इन्फॉर्मेशन फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इनकंसिस्टेंसीज। यहाँ से हम रिक्वायरमेंट गैदर कर चुके होंगे अब तक, उसको फिर देखेंगे कि कोई कॉन्फ्लिक्ट या इनकंसिस्टेंसी तो नहीं आई है हमारी इन्फॉर्मेशन में। इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होगी। फिर उसके बाद कंफर्म द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट। जो यूजर या कस्टमर से हमें रिक्वायरमेंट मिली है उनको कंफर्मेशन की जाती है कि हमने जो समझा है और मतलब रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स ने जो समझा है और जो कस्टमर ने बताया है वो प्रॉपर्ली अंडरस्टूड है दोनों के बीच में, यहाँ पर ये देखा जाता है। उसके बाद क्रिएट रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट्स। जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी डिस्कशंस हुए हैं वो इनफॉर्मल वे में भी हो सकते हैं, फॉर्मल वे में भी हो सकते हैं, उनके स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं प्रॉपर्ली कि ये डिस्कशन हुआ है, उसके बाद ये कॉन्सेंसस या फिर ये फाइनलाइजेशन हुई है चीज़ें। नेक्स्ट हम देखते हैं ये इससे पहले हमने देखा कि एलिसिटेशन में क्या क्या फेजेस आते हैं, कैसे हम एलिसिटेशन परफॉर्म कराते हैं। अब हम बात करते हैं एलिसिटेशन टेक्निक्स की। एलिसिटेशन इज अबाउट गैदरिंग द रिक्वायरमेंट रिलेटेड डेटा फ्रॉम द कस्टमर। अब ये काम परफॉर्म कराने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे अगर हम एक एक करके बात करें, सबसे पहले है इंटरव्यू। हम क्या करते हैं कि जो भी डेवलपर साइड की टीम है हमारी, वहाँ से कुछ इंजीनियर्स आते हैं, रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स आते हैं रिक्वायरमेंट गैदर करने के लिए, वो सिंपली कस्टमर साइड वाले पर्सनल से इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं।
आप एक इंटरव्यू सेशन कराते हैं, मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके आंसर्स मिलते हैं और उन आंसर्स के बेसिस पर फिर रिक्वायरमेंट के स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। तो ये एक मैथड है, बहुत बेसिक सा और सिंपल सा मैथड है कि आप इंटरव्यू कंडक्ट करा लीजिए। अब इंटरव्यू भी हमारे दो टाइप से कंडक्ट कराए जाते हैं, एक ओपन एंडेड इंटरव्यू होता है और एक हमारा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है। ओपन एंडेड इज अबाउट नॉट सो फॉर्मल मैनर, मतलब एक इनफॉर्मल टाइप का इंटरव्यू सेशन रखा जाता है, बहुत ज़्यादा फॉर्मलाइजेशन नहीं होती है चीज़ों में, आप रैंडम क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ऑब्वियसली वो स्पैन करेंगे उसी एरिया को जिस एरिया पे डिस्कशन चल रहा है, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड या फॉर्मल नहीं होता है इंटरव्यू, थोड़ा इनफॉर्मल मैनर में इंटरव्यू सेशन कंडक्ट किया, काइंड ऑफ डिस्कशन सेशन, जस्ट कैन बी सेड एज अ काइंड ऑफ डिस्कशन सेशन, इंटरव्यू नहीं भी बोले तो चलेगा। सेकेंड इज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू नाम से स्पेसिफाइड है, इसमें क्या होगा कि पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग होगी पहले कि ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इतना टाइम फ्रेम सेट किया जाएगा, यहाँ पर हमारा इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा और इतने कैंडिडेट्स हम इन्वॉल्व करेंगे इस डिस्कशन में, दिस एंड दैट, मतलब पूरा स्ट्रिक्टली फॉर्मल या प्रोफेशनल मेथड से हम ये वाला स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं। तो ये दो मेथड्स हो जाते हैं हमारे पास एलिसिटेशन के। इसके बाद आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्ड को अगर हम डिकम्पोज करें, मतलब स्प्लिट करके देखें तो क्या होता है, ब्रेन मतलब दिमाग और स्टॉर्मिंग इज लाइक उथल पुथल मचा देना, मतलब दिमाग में उथल पुथल मचा देना, ऐसे वाला सेशन हम कंडक्ट कराते हैं एलिसिटेशन की। ये भी एक टेक्निक है क्योंकि एग्जैक्टली कस्टमर के दिमाग में क्या है हमारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, हमारे मतलब जो प्रोडक्ट बनाना है वो हमें एक्सट्रैक्ट आउट करना है, क्या एग्जैक्टली वो चाहते हैं, हमारे जो कस्टमर साइड के पर्सन्स हैं वो क्या उससे चाहते हैं जो हम प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो वो एक्सट्रैक्ट आउट करना है हमें चीज़ों को। तो सबसे इम्पोर्टेंट या एक इफेक्टिव सेशन माना जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग का सेशन। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अबाउट दिमाग में उथल पुथल मचा देना। हम क्या करते हैं कि एक ओपन टाइप का डिस्कशन रखते हैं और उसमें कोई भी नेगेटिव कमेंट या नेगेटिव पॉइंट आउट या नेगेटिव एक्सट्रैक्शंस नहीं कंसिडर किया जाता है। ओपन टू ऑल टाइप के एक डिस्कशन होते हैं, मतलब आप उसमें अपने कोई भी व्यूज रख सकते हैं, आप उसमें अपना कोई भी पर्सपेक्टिव रख सकते हैं, कोई किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेगा, क्योंकि जब क्रिटिसाइजेशन का डर नहीं होता है और एक फियर नहीं होता है तब हम क्या करते हैं, आप ओपनली अपने आइडियाज़ या अपने पॉइंट्स रख पाते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अबाउट दैट ओनली कि जितने भी पर्सन्स इन्वॉल्व हैं वो सब एक दूसरे को अप्रिशिएट ही करेंगे, कोई किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेगा। ऑब्वियसली आप पर्सन्स भी वैसे ही पिकअप करेंगे कि जहाँ पर एक तरह से एक अच्छी गैदरिंग हो और अच्छा डिस्कशन हो, एक पॉजिटिव डिस्कशन हो हमारा। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग से काफ़ी अच्छे तरीके से हम एलिसिटेशन टेक्निक को इम्प्लीमेंट करा पाते हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहता है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन का। नेक्स्ट इज फास्ट सेशन। ये भी एलिसिटेशन का एक अच्छा मेथड है, दैट इज फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिक टेक्निक, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक मीटिंग हम प्लान करते हैं, अरेंज करते हैं एक मीटिंग डेवलपर और कस्टमर के बीच में, और ये जो मीटिंग प्लान होती है वो एक न्यूट्रल साइड पे प्लान होती है, ना तो कस्टमर डेवलपर की साइड पे जाते हैं ना डेवलपर हमारे कस्टमर की साइड पे जाते हैं, एक कोई न्यूट्रल प्लेस डिसाइड किया जाता है और वहाँ पर मीटिंग रखी जाती है, क्योंकि ये माना जाता है ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वॉल्व है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो ह्यूमन नेचर है कि जिसका प्लेस होता है उसका इन्फ्लुएंस आ जाता है, कहीं ना कहीं प्लेस जिसका प्लेस होता है उसका इन्फ्लुएंस माना जाता है। तो इस चीज़ को, इस फैक्टर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक न्यूट्रल साइट डिसाइड करते हैं और उस साइट पे कस्टमर और डेवलपर का मीटअप होता है। उसके बाद क्या होता है कि प्रॉपर रूल्स एस्टेब्लिश किए जाते हैं, प्रॉपर टाइमिंग सेट की जाती है, एक फैसिलिटेटर प्रोवाइड किया जाता है। फैसिलिटेटर वो डेवलपर साइड से भी हो सकता है और कस्टमर साइड से भी हो सकता है। फैसिलिटेटर इज अ पर्सन जो सारी चीज़ें हमारी इस फास्ट सेशन की ऑर्गेनाइज कराते हैं। उसमें इसमें भी सेम है कि कोई किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेगा, वही ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला सेशन जो रूल था वही सेम यहाँ पर भी कि कोई किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेगा, पॉजिटिव वे में एक डिस्कशन होगा, तभी चीज़ें हमारी अच्छे से एक्सट्रैक्ट आउट होकर आएंगी। इसमें क्या होता है कि हम वर्कशीट्स बनाते हैं, फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, स्टिकीज बनाते हैं, ताकि ज़्यादा इफेक्टिव लगे, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आए हमारे सेशंस में,
तो एक न्यूट्रल साइड रखी जाती है, एक फैसिलिटेटर एक पर्सन रखा जाता है, वो सारी अरेंजमेंट्स करते हैं, वो सारा डिसाइड करते हैं कि किस दिन मीटिंग रखनी है, कहाँ मीटिंग रखनी है, क्या टाइमिंग रहेगी और क्या क्या आप पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। इसके बाद जो भी डिस्कशन का पॉइंट या जो भी डिस्कशन का हमारा फाइनल पॉइंट्स निकल कर आते हैं वो फैसिलिटेटर ही सबको प्रोवाइड कराते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है एलिसिटेशन टेक्निक्स के लिए। नेक्स्ट हम देखें, अगर नेक्स्ट इज क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, QFD मेथड इसको बोलते हैं। QFD मेथड में क्या होता है, बेसिकली हमारे कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ पॉइंट्स हमने रख लिए हैं, इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे डिस्कशन होता है। अगर आप ये डायग्राम देखें यहाँ पर, तो हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं और विद द प्रॉपर नंबरिंग। तो इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो ऐसा डिस्कशन किया जाता है कि जिसमें कस्टमर रिक्वायरमेंट पे सबसे पहले फोकस किया जाता है, दिस वन। इसके बाद सेकेंड पॉइंट इज अबाउट प्लानिंग मैट्रिक्स। कस्टमर रिक्वायरमेंट हमने डिस्कस कर लिया है, उसके बाद हमारा प्लानिंग मैट्रिक्स पे डिस्कशन किया जाता है। किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर जब हम डिस्कस करते हैं और किसी पर्टिकुलर जब हम एक सेशन ऑर्गेनाइज कराते हैं। नेक्स्ट इज टेक्निकल रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हमने कस्टमर रिक्वायरमेंट पे फोकस किया, फिर उसकी प्लानिंग पे फोकस किया, इसके बाद हम टेक्निकल रिक्वायरमेंट पे फोकस करते हैं कि अब हमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट के बारे में डेटा गैदर करना है कस्टमर से। फोर्थ वन इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सनल हु आर गोइंग टू यूज that software, between the organization who can interchange their software, and between different modules of the softwares as well. The fifth one is targets, कि हमारे फाइनल क्या टारगेट्स हैं हमारे सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, कि हमें क्या ऐसा टारगेट अचीव करना है सॉफ्टवेयर को बनवाने के बाद, क्योंकि उससे भी हमें फाइनल क्या है पता चलती हैं चीज़ें कि हम और क्या इसमें एड ऑन कर सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं, क्या क्या और रिक्वायरमेंट्स आ सकती है हमारे कस्टमर से। तो QFD इज अबाउट, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट मेथड जो है इज अबाउट डिस्कसिंग दिस हाउस ऑफ क्वालिटी इन द मीटिंग। हाउस ऑफ क्वालिटी इसको बोला जाता है और इसमें ये 5 फैक्टर्स हमने कंसिडर किए हैं और नंबरिंग के अकॉर्डिंग हम ये सारे फैक्टर्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कस्टमर रिक्वायरमेंट, फिर प्लानिंग मैट्रिक्स, उसके बाद टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, देन इंटर रिलेशनशिप्स एंड देन टारगेट्स। हम ये सारी चीजें ऐसे इसी फ्लो में डिस्कस करते हैं। तो ये QFD भी एक मेथड है हमारे एलिसिटेशन का। नेक्स्ट इज फॉर्म एनालिसिस। फॉर्म एनालिसिस इज अबाउट generating a form regarding the collection of या gathering of requirement from the customer and then circulating it with the set of customers who we are going to provide the software after its development। हम क्या करेंगे, हमने मतलब जो रिक्वायरमेंट की टीम आएगी रिक्वायरमेंट गैदर करने के लिए, वो क्या करते हैं कि एक फॉर्म डिज़ाइन कर लेते हैं और उस फॉर्म में सारे अपने पॉइंट्स लिख देते हैं जो भी उन्हें चाहिए, कि आपका नाम क्या है, आप किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, आपकी पोस्ट क्या है और आपके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम सॉफ्टवेयर प्लान कर रहे हैं उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या एड ऑन रिक्वायरमेंट है और क्या एक्स्ट्रा फीचर्स आप उसमें रखना चाहते हैं। दिस एंड दैट इज टाइप से, मतलब वो कंपनी स्पेसिफिक और प्रोडक्ट स्पेसिफिक फॉर्म होगा। बेसिक फैक्टर इज दिस कि एक फॉर्म डिज़ाइन किया जाता है, उस फॉर्म को फिर हम सर्कुलेट कर देते हैं पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में या डिपार्टमेंट में जहाँ से हमें डेटा गैदर करना है। फिर फॉर्म के जो रिस्पॉन्सेज आते हैं उनके अकॉर्डिंग हम अपना रिक्वायरमेंट का डेटा प्रिपेयर कर लेते हैं। ये फॉर्म जो है वो आप अभी तो मतलब ऑनलाइन का इतना कल्चर है तो ऑनलाइन मोड में भी हम कलेक्ट कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड में भी कलेक्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि डेवलपर की जो टीम है, जो रिक्वायरमेंट की टीम है हमारी बेसिकली, वो कैसे कलेक्ट करना चाहती है, वो कैसे कंफर्टेबल है, वो कैसे डिसाइड करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, उस प्रोडक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है हमारी, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि ऑनलाइन होना चाहिए या फिर ऑफलाइन होना चाहिए हमारा फॉर्म। दोनों ही मेथड से हम अपना फॉर्म बना भी सकते हैं और उसको फिर सर्कुलेट भी कर सकते हैं और डेटा उसके थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक में क्या होता है, डेल्फी टेक्निक इज अबाउट organizing a session between the experienced or experts from that organization who are going to use our software। Delphi technique basically एक ऐसा सेशन है जिसमें हम क्या करते हैं कि कुछ नंबर ऑफ पर्सन्स को डिस्कशन के लिए एक मीटिंग या एक सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसमें रिटन फॉर्म में
हम रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं। जैसे अगर 4 कैंडिडेट्स हैं तो चारों कैंडिडेट्स को हम 4 शीट ऑफ पेपर देंगे और 4 शीट ऑफ पेपर पर उनको राइट डाउन करने के लिए बोलेंगे कि आप अपना पेपर राइट डाउन कीजिए, उसमें रिक्वायरमेंट लिखिए क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको सॉफ्टवेयर से चाहिए। अब चारों ने लिख लिया है, फिर हम क्या करेंगे, सर्कुलेट करेंगे उस पेपर को। मतलब फर्स्ट कैंडिडेट ने जो लिखा है उसका पेपर सेकंड को पास ऑन कर देंगे, सेकंड वाले जो कैंडिडेट है उनका पेपर थर्ड वाले को पास ऑन कर देंगे, थर्ड कैंडिडेट का पेपर हम फोर्थ कैंडिडेट को पास ऑन कर देंगे। तो ये हमारी प्रोसेस कब तक चलेगी, जब तक सारे कस्टमर्स सारे जितने भी हमारे पर्सन्स इन्वॉल्व है मीटिंग में उनके सब कैंडिडेट्स के पास सारे पेपर्स नहीं आ जाते हैं। जब भी किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट के पास किसी दूसरे कैंडिडेट का पेपर आता है तो वो उनके राइट डाउन वाले पॉइंट्स पे अपने पॉइंट्स फिर लिखते हैं कि आपने ऐसा लिखा है, इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ एक मतलब पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से, कि क्रिटिसाइज नहीं करना ऑब्वियसली इसमें भी, कि जैसे उसमें लिखा है कि हमें अटेंडेंस मॉनिटरिंग वाला ही हम कंसिडर करके चल रहे हैं एग्जाम्पल, कि अटेंडेंस जब हम कंसिडर करें तो उसमें एब्सेंट और प्रेजेंट आ जाना चाहिए। तो उसमें कोई कमेंट लिख सकता है कि इसमें ग्रीन और रेड कलर से भी हम हाईलाइट कर सकते हैं, काइंड ऑफ मतलब ऐसे कमेंट्स हम लिख सकते हैं कि उसमें क्रिटिसाइजेशन भी नहीं है और एक अच्छा फीडबैक भी हमें मिल जाए। तो डेल्फी टेक्निक इज अबाउट राइटिंग डाउन द रिक्वायरमेंट ऑन अ शीट ऑफ पेपर एंड देन सर्कुलेटिंग दोज पेपर्स अमंग ऑल द कैंडिडेट्स प्रेजेंट ड्यूरिंग द मीटिंग। फिर सारे पेपर्स कलेक्ट करके और सबको एनालाइज करके बाद में स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, बाद में फिर एनालाइज किया जाता है, बाद में एनालाइज करने के बाद फिर एसआरएस बनाया जाता है और एसआरएस के बाद फिर क्या होता है, रिव्यू मीटिंग होती है, फिर एसआरएस फाइनल होता है और वहाँ पर हम कहते हैं कि रिक्वायरमेंट की प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई, रिक्वायरमेंट गैदरिंग की प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई है। डेल्फी टेक्निक के बाद हमारे पास आता है टास्क एनालिसिस टेक्निक। टास्क एनालिसिस इज अबाउट ब्रेकिंग डाउन द टास्क ऑफ गैदरिंग द रिक्वायरमेंट इनटू स्मॉल मॉड्यूल्स। छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। जैसे अगर हम अटेंडेंस मॉनिटरिंग की बात करें तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, फैकल्टी या टीचर्स इन्वॉल्व है, स्टूडेंट्स इन्वॉल्व है और एडमिन्स हमारे इन्वॉल्व है। तो हम क्या करते हैं, टास्क एनालिसिस में 3 मॉड्यूल्स बना लेते हैं, एक स्टूडेंट्स के लिए, एक टीचर्स के लिए और एक एडमिन के लिए। तो एक जो सब टीम है हमारी वो सिर्फ स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट के साथ डील करेंगे, जो सेकंड टीम है हमारी वो सिर्फ टीचर्स के रिक्वायरमेंट्स के साथ डील करेंगे और जो थर्ड टीम है हमारी वो सिर्फ एडमिन के रिक्वायरमेंट के साथ डील करेंगे। बाद में क्या होता है, तीनों टीम्स के जो भी हमारे रिजल्ट्स आते हैं उनको इंटीग्रेट करके एक फाइनल एसआरएस बना दिया जाता है। तो ये हमारा टास्क एनालिसिस का मेथड है। टास्क एनालिसिस में हम ऐसे काम कराते हैं कि छोटे छोटे पैरेलल प्रोसेसिंग में छोटे छोटे टास्क हमारे परफॉर्म हो जाता है और बाद में फिर उनको मर्ज कर देते हैं। इससे क्या होता है, फोकस भी ज़्यादा रहता है, हर टीम को सिर्फ अपने कैंडिडेट्स पे ही फोकस करना है, तो ज़्यादा अच्छे से इफेक्टिवली हम काम कर पाते हैं। नेक्स्ट इज, इसके बाद अगर हम बात करें एलिसिटेशन, तो इज अबाउट गैदरिंग द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द कस्टमर। तो एलिसिटेशन का हमने बेसिक पे पढ़ लिया कि क्या पहले स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करते हैं, फिर डेटा गैदर करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं डेटा को। उसके बाद हमने टेक्निक्स भी पढ़ी हैं, 4-5 टेक्निक्स हमारे पास हैं जिसमें से हम एक पिक आउट करके फिर यूज़ करते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अब एनालाइज करना है, डेटा हम गैदर कर चुके हैं ऑलरेडी, अब हमें उस डेटा को एनालाइज करना है किसी एम्बिग्विटी और कॉन्फ्लिक्ट के रिगार्डिंग। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो हमारे पास एनालिसिस का पूरा एक मेथड है। सबसे पहले क्या करते हैं, हमें कॉन्टेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में मतलब हमें एक ओवरव्यू मिल जाता है, ब्लूप्रिंट काइंड ऑफ, कि हमारा सिस्टम काम कैसे करता है, कैसे काम करेगा, हमें ये पता चल जाता है। उसके बाद इस कॉन्टेक्स्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग हम एक प्रोटोटाइप भी बना सकते हैं, दैट इज प्योरली ऑप्शनल। अगर हमारे रेगुलर सॉफ्टवेयर है तो उसमें हमें प्रोटोटाइप बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें हम इसको स्किप आउट कर सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, प्रोटोटाइप बनाते हैं। हमने पहले भी पढ़ा है प्रोटोटाइप मॉडल में कि जब